नमस्कार साथियों। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 99,122 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी। हम इस फैसले को 4 पर्सपेक्टिव से जानने का प्रयास करेंगे। पहला, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है, उसके ऊपर क्या बाध्यता है ऐसा करने या नहीं करने के लिए। नंबर 2, इस पूरे निर्णय का इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। नंबर 3, ये इतने बड़ी रकम का लाभांश भारत सरकार को देना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। और नंबर 4, कि इकोनॉमी की क्या दशा है जिसके कारण ये फैसला लिया गया। what is the इकोनॉमिक कंडीशन विच दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स, ये चौथा सवाल है। पहला सवाल, क्या रिजर्व बैंक कर सकता है। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा करने या ना करने के बीच में जालान कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिंजेंसी बफर के रूप में अपनी बैलेंस शीट साइज का 5.5 से 6.5% रखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोटा मोटी बैलेंस शीट है वो लगभग 60 लाख करोड़ की है। उस 60 लाख करोड़ में अगर हम एसेट्स देखें तो 40 लाख करोड़ के तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 14 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और जो बाकी 6-7 लाख करोड़ रुपए बचे हैं उसका गोल्ड और अदर इन्वेस्टमेंट है। लाइबिलिटी में देखें तो 30 लाख करोड़ की तो करेंसी इन सर्कुलेशन हो गई, लगभग 15 लाख करोड़ के डिपॉजिट हो गए अन्य बैंकों के और राज्य सरकारों के, और 15 लाख करोड़ के रिजर्व्स हो गए। ऐसे रिजर्व्स जो अगर कोई आपदा आती है देश के ऊपर, आर्थिक आपदा, तो उस समय उन रिजर्व से जो पूरा जो फिस्कल जो कंडीशन है, जो पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको मेंटेन किया जा सके, उस आपदा से मुकाबला किया जा सके, इसके लिए लगभग 15 लाख करोड़ के रिजर्व्स है। उन रिजर्व्स में कंटिंजेंसी रिजर्व्स भी है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी है। हम इतनी टेक्निकलिटी की बात नहीं करेंगे। तो आज की जो घोषणा है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो जालान कमेटी की रिकमेंडेशन थी 5.5 से 6.5, हम 5.5 ही रखेंगे, 6.5 नहीं। हम लोअर एंड पे चले गए, 5.5 हमने कंटिंजेंसी बफर रख दिया। उसके ऊपर जो पैसा है वो हम भारत सरकार को लाभांश के रूप में दे रहे हैं। नंबर 1, तो क्या रिजर्व बैंक कर सकता है? हाँ, ऐसा कर सकता है। पर दूसरा सवाल है कि ऐसा करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, 2 चीजें समझनी पड़ेगी। आज जो लाभांश के रूप में रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को पैसा देने की घोषणा करी, पिछले साल भी भारत सरकार ने लाभांश दिया, पर वो मात्र 57,128 करोड़ थी। और उससे पिछले साल अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2018-19 उसमें 1,76,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को रिजर्व बैंक ने दिया। कुछ लाभांश के रूप में दिया, लगभग 1.25 लाख करोड़ तो, और बाकी का जो 50-52 हजार करोड़ रुपया था वो रिजर्व बैंक ने जो कहा कि हमारे पास एक्सेस प्रोविजन है। उस समय बहुत बात हुई, कई लेख लिखे गए, सरकार की इस निर्णय को और रिजर्व बैंक के इस निर्णय के कई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स उस समय हमने बात भी करी। पर व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस, मैं ये आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इंपैक्ट ये है कि भारत सरकार के पास जो रेगुलर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं, भले वो जीएसटी हो, भले वो डायरेक्ट टैक्स हो, वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रही। इसीलिए जो फरवरी इस वर्ष में जो बजट आया था, उस बजट में साफ तौर से कहा गया कि भारत सरकार इनफ्लो के रूप में इस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मात्र 53,511 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रही है। पर फिर भी उससे 85% ज्यादा का जंप देके लगभग 1 लाख करोड़, और प्रिसाइसली हम बोले तो 99,122 करोड़ रुपया दिया गया। इसका मतलब जो कंडीशन है इकोनॉमी की और जो सरकार के सोर्सेज ऑफ इनफ्लो है उसमें जबरदस्त डेंट है, और सरकार के पास और कोई सोर्स से इनकम जनरेशन का कोई आइडिया नहीं है। पर रिजर्व बैंक इसको लाभांश के रूप में दे रही है, तो सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि क्या इतना लाभ रिजर्व बैंक ने कमाया। साथियों, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व किया,
उन्होंने क्या किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि जैसा मैंने आपको बताया लगभग 40 लाख करोड़ का एसेट है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। अब जो फॉरेन एक्सचेंज, इमेजिन कीजिए कि मैंने $1 50 रुपए में खरीदा और आज के भाव 72, 73, 74 रुपए पे चल रहे हैं, तो बिना बेचे ही मैंने 24 रुपए का उसका नोशनल प्रॉफिट मान लिया। वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो नोशनल प्रॉफिट मैंने माना, और वो नोशनल प्रॉफिट मैं लाभांश के रूप में दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? अतिरिक्त नोट की छपाई करके वो मैं लाभांश के रूप में दे रहा हूं। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? मैंने एक मोटा मोटी आपको इसका इंपैक्ट बताने का प्रयास किया। तीसरा सवाल कि वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड दिस। साथियों, भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वह अगर हम अर्जेंटीना और ब्राजील को छोड़ दें तो जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसमें सबसे ज्यादा है। हमारा डेट टू जीडीपी है 90%। तो हम डेट से पैसा ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हम 90% में पहुंच गए। और क्या कारण है? डिमोनेटाइजेशन से लेकर आज तक हमारी अर्थव्यवस्था जो 8% के ऊपर ग्रो कर रही थी, आज तक हम नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्वार्टर दर क्वार्टर हम गिरे। सबको पता है कि जिस तरह से एक 8 बजे निर्णय किया गया जीएसटी लागू करने का, जिससे पूरी की पूरी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी खत्म कर दी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर खत्म कर दिया। और दूसरा, जिस तरह से आनन फानन में बिना तैयारी के जीएसटी लागू की गई, उससे आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऐसा डेंट दिया कि वो अभी तक उससे नहीं उठ पा रहा है। तो क्या वाई आरबीआई डिड दिस? क्योंकि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 90% पर पहुंच चुका था और देश की जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, भले ही वो फिच रेटिंग हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिकमेंडेशन हो, उन्होंने कहा कि भारत को 80% पे लाना चाहिए डेट टू जीडीपी, जो अभी 90% पे है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो रिजर्व बैंक के और भारत सरकार के पास और कोई चारा ही नहीं था कि नोशनल प्रॉफिट को एक रिवैल्यूएशन रिजर्व में जिसको जाना चाहिए था उसको आपने प्रॉफिट मान लिया, एक काल्पनिक प्रॉफिट मान लिया और अतिरिक्त नोट को प्रिंट करके आपने 99,122 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित कर दिया। अब चौथा सवाल है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि जब दुनिया की सारी इकोनॉमीज रिवाइव करना चालू कर चुकी है, जब दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज वापस अपने पाथ पर जाना शुरू हो चुकी है, आज भी हम पिछले साल से ज्यादा खराब स्थिति में बैठे हैं क्योंकि हमारे पास आज एक पूरा साल है जिसमें हमारी ग्रोथ माइनस थी। माइनस ग्रोथ में हम चल रहे हैं और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी अर्थशास्त्र के जानकार, और मैं जब जानकार कहता हूं तो वो जानकार नहीं जो नोटबंदी को जायज ठहरा रहे थे, वो जानकार जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पे बात करते हैं, वो उनका ये मानना है कि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए था वेव 1 में, जिस तरह से लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा देके नई डिमांड का सृजन करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। इसलिए आज भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोशनल प्रॉफिट बुक करके अतिरिक्त पैसों को प्रिंट करके 99,122 करोड़ रुपए भारत सरकार को देने पड़ रहे हैं, जो कि भारत सरकार का जो 3 महीने पूर्व बजट आया था उससे 85% ज्यादा है। उसमें ये माना गया था कि लगभग 53,000 करोड़ इस लाभांश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएंगे, जो 99,122 करोड़ को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि अगर भ्रम और झूठ पर अगर जीएसटी लगता तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेने की नौबत नहीं आती, क्योंकि देश में कई लोग हैं जो भ्रम और झूठ की बुनियाद पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर उनके ऊपर जीएसटी लगता 28% की तो देश के खजाने खाली नहीं होते। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोशनल प्रॉफिट को बुक करके अतिरिक्त पैसे को, करेंसी को प्रिंट करके भारत सरकार को 99,122 करोड़ रुपए देने की नौबत नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मैंने बहुत दिनों बाद आज YouTube पे वीडियो डालने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारी वर्धक लगा होगा। अगर कोई सवाल हो, कोई क्रिटिकल इश्यू हो, आप YouTube पर और जो सोशल मीडिया के चैनल जहां पर मैं इसे पोस्ट करूंगा मेरे ट्विटर हैंडल पर, वहां अपना सवाल लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको डायरेक्ट मैसेज के रूप में उत्तर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।